नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि यूपी में शिक्षक कितने तरीके से बन सकते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और ये चर्चा दो भागों में विभाजित है। पहले भाग में हम चर्चा करेंगे कोचिंग संस्कृति को लेकर, और दूसरे भाग में बात करेंगे कि यूपी में शिक्षक बनने के कितने तरीके के अवसर आ जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी मुझसे लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आमतौर पर कोचिंग और कोचिंग संस्कृति को लेकर मैं लिखता रहा हूँ, कम्युनिटी सेक्शन में आप लोग पढ़ते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इसके समर्थन में होते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी इसके विरोध में भी होते हैं, और उनको लगता है कि मैं किसी भी कोचिंग का विरोधी हूँ, या फिर मुझे कोचिंग वाला से कोई दिक्कत है। इस तरीके की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम विद्यार्थियों से जुड़े हुए हैं, तो विद्यार्थियों से संबंधित जो भी चीज़ें अच्छी हैं, बुरी हैं, उनके ऊपर चर्चा करना, उनके ऊपर ध्यान देना हमारा कर्तव्य भी है। तो उसी चीज़ को निभाते हुए मैं लिखता रहा हूँ, और उस चीज़ को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी सहमत भी हैं, तो उनके लिए तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनको लगता है कि आलोचना के लिए आलोचना की जाए, तो उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, वो स्वतंत्र हैं। तो कोचिंग संस्कृति पर मेरा ज़्यादा आलोचनात्मक रुख रहता है। कोचिंग को लेकर किसी भी तरीके का मेरे अंदर न कोई फ्रस्ट्रेशन है या न कोई कुंठा है, बल्कि मैं कोचिंग संस्कृति को लेकर ही आप सभी को एक तरीके से सतर्क करता हूँ। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर को आप मार्गदर्शन के रूप में देख सकते हैं, और क्यों मैं इस पर चिंतन किया, क्यों मुझे लगा कि यूपी में शिक्षकों के अवसरों को लेकर मुझको आप सभी से बातचीत करना चाहिए, तो उसका कई कारण हैं। तो एक-एक करके हम चर्चा करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा भी संबंध उत्तर प्रदेश से है, तो उत्तर प्रदेश की बात क्यों न की जानी चाहिए। और कहा जाता है कि जब आप प्रवासी के रूप में होते हैं, अपने राज्य से दूर होते हैं, तो आपकी स्मृतियाँ ज़्यादा काम करती हैं, आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। दूर रहते हुए किसी चीज़ को देखना, समझना, अनुभूत करना एक अलग ही अनुभव होता है। तो इन सारी चीज़ों को मैं ठीक से देख रहा हूँ। और दूसरा कारण ये है कि जब मैं उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्तियों की तैयारी करता था, एक परीक्षार्थी के तौर पर, उस समय था हमारा सन 2012 से लेकर 2017, अगर इंटरव्यू इत्यादि को मिला लें, तो 2018 तक। तो इन 5-6 वर्षों में मैं एक तगड़ा प्रतियोगी छात्र के रूप में था। हाँ, ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में मुझे अभी तक सेवा करने का मौका नहीं मिल पाया। इंटरव्यू तक पहुँचने के बाद, कुछ नंबरों से रुकने के बाद, हालाँकि मैं चाहता तो थोड़ा-सा और वक़्त लेके ज़रूर करता, लेकिन अलग-अलग राज्यों में जल्दी से चयनित होने की वजह से, फिर नौकरी में आने के बाद चीज़ों का सामंजस्य बिठाने में थोड़ा-सा दिक्कत भी हुई। तो हो सकता है कि कुछ वो कारण रहे हों, और फिर नौकरी में आने के बाद प्रतियोगी छात्र की तरह तैयारी करना एक चुनौती भी हो सकती है। लेकिन जब मेरा वक़्त था सन 2012 से लेकर 17 के बीच में, तो मैं अच्छा कॉम्पिटिटर के तौर पर था। और मुझे अभी भी याद है कि हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र रहे हैं, जो अलग-अलग विश्वविद्यालयों में भी वर्तमान समय में कार्यरत हैं। परीक्षाओं के बाद वो मुझसे फ़ोन करते थे, परीक्षा के लेवल को लेकर, पत्र को ले के लेवल को लेकर, कट ऑफ कितनी जा सकती है, ढेर सारी बातें हुआ करती थीं। तो अभी भी मौजूद हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी कई हमारे ऐसे साथी हैं, जो कि अभी पढ़ा भी रहे हैं, आप लोगों को पढ़ाते भी होंगे। तो अगर चर्चा करेंगे तो पहचान भी जाएँगे, क्योंकि समय और जगह के अनुसार संबंध भी बदलते रहे हैं। तो हो सकता है कि वो अपनी पुरानी चीज़ों को भूल चुके हों, लेकिन चूँकि मैं आप सभी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं अपने परीक्षार्थी जीवन को भी याद करके रखता हूँ कि कई बार मैं उससे मोटिवेट होता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो कुछ अनुभव रहा है, आज जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूँ, तो लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं, और 10 वर्षों का जो अनुभव रहा, उसके आधार पर मैं सही मार्गदर्शन देने की कोशिश करता हूँ, और ऐसे विद्यार्थियों को देने की कोशिश करता हूँ जो कि उसको चाहते हैं, जो चाहते हैं कि थोड़ा-सा भी मार्गदर्शन दिया जाए, तो अपने मेहनत के बल पर वो हासिल कर सकते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, खास तौर से शिक्षक भर्ती के मामले में। अब हम बात करें कि जब भी हम कोचिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर किसी शहर का नाम आता है,
तो वो शहर है यूपी का प्रयागराज। वर्तमान समय में प्रयागराज की स्थिति ऐसी है कि हमारे पूर्वांचल के इलाके के बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि एडमिशन तो अपने ही एरिया में किसी न किसी कॉलेज में लिए हुए हैं, लेकिन जाकर रहते हैं प्रयागराज। कहा जाता है कि प्रयागराज अलग-अलग परीक्षाओं की कोचिंगों का हब है। ये बात बिल्कुल सही है और एक ज़माने में तो वहाँ पर सिविल सर्विसेज इत्यादि का पूरा हब ही माना जाता था और अभी भी है। तो यूपी में अगर पढ़ाई-लिखाई करने का कोई शहर है, तो प्रयागराज है और प्रयागराज में इसी का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे कोचिंग संस्थान खुल चुके हैं और कुछ कोचिंग संस्थान तो अलग-अलग राज्यों से आए हुए टीचर्स ने भी खोल रखा है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे देश पर विदेशी कंपनियाँ आईं और उन्होंने धीरे-धीरे अपना उपनिवेश स्थापित करना शुरू किया और हम लोगों को एक तरीके से गुलाम ही बना लिया। तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे छात्रों को कोचिंग्स अपने तमाम आकर्षणों में और अपने प्रचारों में इस तरीके से उलझा रखा है, मानो वो सभी विद्यार्थी कुछ पहले जानते ही नहीं थे, इन कोचिंग संस्थानों ने उनको कुछ बनाया है। तो ये एक आप देख रहे होंगे कोचिंग कल्चर में मोटिवेशन के नाम पर बहुत सारे असफल विद्यार्थियों के सामने फ्रस्ट्रेशन परोसा जा रहा है। सफल विद्यार्थियों को कार, स्कूटी इत्यादि दिया जा रहा है, उनको विशेष दिखाया जा रहा है। अभी हमने देखा सोशल मीडिया से ही हम जुड़े होने की वजह से बहुत सारी चीज़ों को जान पाते हैं कि एक विशेष परीक्षा बीपीएससी में कुछ बच्चे टॉप किए थे और कोचिंग संस्थानों ने अलग-अलग अपना श्रेय लिया है कि हमारे यहाँ से हुए हैं। एक ही तरीके के आंकड़े एक से अधिक कोचिंग संस्थान दे रहे हैं। तो जो भी बच्चे उत्तर प्रदेश से बीपीएससी शिक्षक भर्ती में चयन हुए हैं, उसमें से लगभग मैं कहूँ 100% विद्यार्थी उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की उसके प्रतीक्षा में हैं कि वहाँ परीक्षा हो तो हम वापस जाएँ। एक तरीके से जो भी चयनित हुए हैं, वो अधमने मन से ही काम कर रहे हैं, वो परीक्षा तिथि के इंतज़ार में हैं और बहुत सारे विद्यार्थी तो छुट्टियाँ लेकर अपनी पढ़ाई-लिखाई भी शुरू कर चुके हैं कि मुझे किसी तरीके से यहाँ से निकलना है। तो बीपीएससी ट्री में टॉप करना या फिर उसके आधार पर पुरस्कार लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? इस चीज़ को आप समझिए। मुझे हर दूसरे तीसरे दिन 3-4 कॉल आते हैं कि सर मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, किसी तरीके से यहाँ से मुझे निकालिए। यानी कि वो केवल घूमने के लिए आए थे, उनके अंदर कुछ इस तरीके से नहीं। अब ऐसे विद्यार्थियों को इन टॉपर्स से सावधान रहने की ज़रूरत है, जो कि बीपीएससी में तो टॉप किए, लेकिन उनकी नज़र कहाँ है? यूपी, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि में भी है। जो असफल विद्यार्थी हैं उनके लिए फिर से एक बार फ्रस्ट्रेशन का समय आ सकता है, क्योंकि एक बार तो इन्होंने यहाँ रिकॉर्ड बना लिया, अब दूसरा रिकॉर्ड वहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि कॉम्पिटिशन किस लेवल का होने वाला है, इस चीज़ को आप समझिए, आपको मैं सतर्क कर रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, अक्सर मैंने कहा है कि जिन भी कोचिंग संस्थानों के टीचर्स की तुलना मुझसे की जाती है ये एकदम निराधार है। मेरे में और उनमें कोई तुलनात्मक बिंदु ही नहीं है। मेरे पढ़ाई-लिखाई की जो संस्कृति रही है, संस्कार रहा, वो बहुत अलग ढंग से रहा है। आप जाकर देखिएगा कि कितने ऐसे टीचर्स हैं जो बीएचयू, जेएनयू जैसी संस्थाओं से पढ़े हुए हैं और प्योर एकेडमिक प्रोफ़ेशन उनका है। मैं तो इसलिए जुड़ा कि जो कुछ हमने प्रतियोगी जीवन में कमाया है, सीखा है, वो सारी चीज़ें आप सभी को बताऊँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ़ इतना ही है। लेकिन जब इस उद्देश्य से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो सतर्क तो करता रहूँगा। मुझे याद आता है कि बीएचयू में गोल्ड मेडलिस्ट पाने का की परंपरा रही है। वहाँ पर जो हाईएस्ट नंबर पाता है, उसको गोल्ड मेडलिस्ट माना जाता है, उसको सम्मानित भी किया जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति किसी एक संस्था से जुड़ा हुआ है। कैसे पढ़ाई किया था, क्या अप्रोच अपनाया था, वो सब उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन इतना तो ये है कि वो विद्यार्थी उस संस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जिन टॉपर्स की बात हो रही है, खुदा न खास्ता अगर वो अलग-अलग चैनल से जुड़े होंगे, हमारे यहाँ से भी जुड़े होंगे, तो क्या यहाँ पर उनको कोई फालतू बात बताई जाती रही होगी? हो सकता है कि उससे बेहतर चीज़ बताई जाती रही हो, लेकिन हमारे यहाँ किसी तरीके का रजिस्ट्रेशन फॉर्म इत्यादि नहीं है, तो हम दावा नहीं पेश कर सकते कि ये विद्यार्थी मेरा ही है। स्वतः आप अगर कोई मैसेज इत्यादि करेंगे, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई, ये यहाँ से जुड़े हुए थे, इनको लाभ मिला था। तो अब तो चीज़ें एकदम से ओपन है, कौन कहाँ से कैसे पढ़ रहा है। हाँ, कोचिंग संस्थानों का मैंने देखा है कि अगर उनके कमरे में एक कदम भी आप डाल देंगे, तो वो आपको अपना गुलाम बना लेते हैं। आपने मान लीजिए उनके रजिस्टर में एंट्री भी कर लिया कि मैं फलाँ कोचिंग में आया था और बाद में आप सफल हो गए, अपने मेहनत पे सफल हो गए।
तो भी वो कह देंगे कि मैंने आपको सफल किया है। मैं अगर नहीं रहता तो शायद आप नहीं होते। तो ये तो कोचिंग कल्चर चल रहा है। दूसरे विश्वविद्यालय की अगर मैं चर्चा करूँ, तो एक ज़माना था कि जेएनयू एक ऐसा विश्वविद्यालय था, इतना प्रोग्रेसिव अप्रोच था उसका कि वो गोल्ड मेडलिस्ट नाम का कोई चीज़ ही नहीं रखा था। उसका मानना था कि सभी विद्यार्थी हमारी नज़र में एक है, कोई विशेष नहीं। लेकिन हाल-फिलहाल में वहाँ भी इस तरीके की परंपरा शुरू हो गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा तो संस्कार ऐसे विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है कि जहाँ पर लोग सवाल उठाएँ और सवाल उठाने के साथ-साथ लोगों को सतर्क करें, सावधान करें। तो वो गुण हमारे अंदर है। मुझे इस तरीके कोई बिज़नेस इत्यादि बिल्कुल नहीं करना है। अगर करना होता तो मार्केट में कट कॉपी पेस्ट करके मेरी ढेर सारी किताबें आ जाती और मैं बहुत सारा ऐप बना चुका होता, बहुत जगह पर ब्रांच खोल लिया होता। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे आप परीक्षार्थी के तौर पर तैयारी करना चाहते हैं, उसी तरीके की किताबों को आधार बनाते हुए हम भी आप सभी से चर्चा करते हैं। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रख चुके होंगे कि मोटिवेशन के नाम पर आजकल बहुत दिखावा किया जा रहा है, जिससे कि लोग मोटिवेट कुछ क्षण के लिए हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। इस चीज़ को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जहाँ पर कार, स्कूटी की बात की जा रही है, वहीं पर मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, जो कि अलग-अलग सरकारी नौकरियों में सेलेक्ट हुए और बाद में उन्होंने कार इत्यादि खरीद लिया, तो वो उसके रील्स के माध्यम से बताते हैं कि सरकारी नौकरी का ये पावर है कि आप ये चीज़ खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे। अरे भैया, बहुत लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, बहुत कुछ लोग नहीं दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूँ तो मेरे पास कार नहीं है, लेकिन क्या ज़रूरत है उसकी? आपको उन विद्यार्थियों में ही मिल-घुल कर रहना है। आपको लग रहा होगा कि लोग बहुत मोटिवेट होंगे कि फलाना सतह से उठे और कार खरीद लिए, मैं भी उठूँगा तो कार खरीद लूँगा। हो सकते हैं, कुछ विद्यार्थी हो सकते हैं। जब मैंने कोचिंग संस्कृति को लेकर अपने कम्युनिटी सेक्शन में लिखा था, तो कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि मुझे कार ही चाहिए। ठीक वो उस गाने की तरह कि मुझे यही वाला चाहिए, यही वाला चाहिए, यही वाला चाहिए। तो अब कोई नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहा है, वो इसलिए पढ़ रहा है कि इस कोचिंग में पढ़ेंगे तो कार मिलेगी, स्कूटी मिलेगी और इसका अगर इसका देखें हम इसकी तुलना दहेज से भी कर सकते हैं। ये तो वही हुआ कि आप नौकरी पाते हैं और दहेज लेकर शादी करते हैं। तो ये कल्चर अच्छा नहीं है। अभी हो सकता है कि उन कोचिंग्स के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ये अच्छा नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक ज्योतिष के पास गया था, ऐसे ही चर्चा हो रही थी, तो करियर इत्यादि को लेकर कुछ लोग वहाँ पर बातचीत कर रहे थे। तो ज्योतिष एक विद्यार्थी को समझाते हुए कहा कि मेहनत करो, तुम्हारे हाथ में है कि नौकरी मिलेगी। तो उसने कहा कि गुरुजी मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को बताया, वो आज सेलेक्ट हो गए और मेरा ही सिलेक्शन नहीं। तो ये भी विद्यार्थियों के मन में एक फ्रस्ट्रेशन होता है कि फलाना जो सेलेक्ट हुआ, उसको तो मैं कितनी बार फ़ोन पर बताया करता था, उसको बताता तो कुछ नहीं जानता था। मैं उसको बताया तो वो सफल हुआ। इस तरीके की चीज़ों को भी आप देखते होंगे। इस फ्रस्ट्रेशन के बीच में अगर आप दिखावा करेंगे, मोटिवेशन के नाम पर, मोटिवेशन आप नहीं दे रहे हैं, आप बच्चों को गुलाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कमज़ोर कर रहे हैं, आप अपने को मजबूत कर रहे हैं। आगे और भी मैं चीज़ों को सोचा हूँ। मैंने सोचा कि चूँकि आप लोग जुड़े हुए हैं तो आप सभी के सामने कुछ बातों को रखना चाहिए, ठीक है? तो उन्हीं चीज़ों को मैं रख रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों मेरे दिमाग में कई बार आता है कि यूपी में ही कोचिंग क्यों लोग पढ़ाना चाहते हैं, भले अलग-अलग राज्य के हों। मैंने जब वो पोस्ट लिखा तो एक विद्यार्थी जो फीमेल ही थी, उन्होंने कमेंट किया, अब उनका कमेंट डिलीट वो कर चुकी हैं शायद। मैं खोज रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। और कई विद्यार्थी ऐसे आते हैं ऊटपटांग कमेंट्स करके फिर डिलीट करके चले जाते हैं। जेएनयू का एक मेरा जूनियर भी है, न जाने उसको हिंदी आलोचना किसने पढ़ा दिया है, किस प्रोफ़ेसर ने पढ़ाया है कि आलोचना के नाम पर वो केवल निंदा करता है। उसको लगता है कि मैं अगर आलोचना कर दूँगा तो वो फेमस हो जाएगा। कई बार मैंने टॉपर्स और कोचिंग को लेकर बातों को रखता रहा हूँ क्योंकि जब कोई झूठ बोलता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। अगर कोई शिक्षक ये बोले कि मैं यूजीसी नेट में ऑल इंडिया रैंक में फर्स्ट रैंक था, तो आप विश्वास करेंगे? बहुत सारे यहाँ पर हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हैं। क्या उनके मार्कशीट पे कहीं रैंक लिखा हुआ है? मैं तो भाई 2 बार जेआरएफ रहा, मेरे ऊपर कहीं रैंक नहीं लिखा गया है। अगर मैं इधर-उधर घूम-घूम के बोलूँ कि मेरा फर्स्ट रैंक था, तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं, जो विद्यार्थियों में अपनी धाक जमाने के लिए बता देते हैं कि मैं फर्स्ट रैंकर था, क्योंकि उसका कोई लेखा-जोखा है नहीं। तो ये झूठ है, अगर कोई बोले कि वो नेट में फर्स्ट रैंकर था, तो ये बिल्कुल झूठ है। तो एक विद्यार्थी ने ऐसे ही लिख दिया कि फलाना सर फर्स्ट रैंकर थे, ये थे, वो थे, तो मैं इसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। हाँ, आपको कोचिंग करना है आप करिए, लेकिन सवाल ये उठता है
कि यूपी में ही कोचिंग क्यों कोई पढ़ाए? इसका कई कारण है। मैं बहुत चिंतन मनन किया तो मेरे दिमाग में आया कि एक तो यूपी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। यूपी में बेरोजगारी भी बहुत अधिक है। हम लोग बहुत सारी डिग्री लेके बैठे हुए हैं और परीक्षाओं के इंतजार में हैं। परीक्षाएँ अनियमित हैं। हर परीक्षा आप देखें खास तौर से शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं को तो 2 से 3 वर्ष उसमें लग जा रहे हैं। उनको कंप्लीट होने में 2 से 3 वर्ष लग रहे हैं। कोई भी सरकार हो, किसी मुद्दे पे सरकार सहमत हो ना हो, लेकिन शिक्षक भर्तियों के मुद्दे पे कोई भी सरकार हो उत्तर प्रदेश की और वो सभी एक जैसी लगती है। ठीक है? उनमें कोई अंतर मुझे नहीं दिखाई पड़ता है, कोई भी शिक्षक भर्ती आप कंटिन्यू नहीं देखेंगे। अगर मैं बात करूँ जैसे हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में 10 सीट ही निकलेंगी, लेकिन हर साल निकलती हैं। जब मैं जिस दौर की बात किया, उस ज़माने में हर साल वैकेंसी निकलती थी, इसीलिए मुझे 3 बार वहाँ का इंटरव्यू भी देने का मौका मिला था। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरीके का कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश के छात्र बहुत मेहनती, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी मेहनत का श्रेय वो टुटपुजिये टाइप के कोचिंग सेंटर्स ले रहे हैं और आप उन्हीं को भगवान बनाकर पूज रहे हैं। आपको थोड़ा-सा अपने अंदर की क्षमता को पहचानना चाहिए कि अगर आप नहीं चलना चाहेंगे, तो क्या मैं आपको घिसटा कर चलाऊँगा? आप चल रहे हैं, तब कोई आपको चला रहा है। तो ये चीज़ है और देखेंगे कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो भी सिलेबस हैं, वो अलग ढंग के हैं। हालाँकि बहुत सारे ऐसे सिलेबस हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं से मिलते-जुलते हैं। लेकिन पढ़ाई का माहौल पूरा भारत लेवल की मैं बात करूँ, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बहुत कम ऐसी जगहों पर हैं, जहाँ पर नियमित रूप से खूब पढ़ाई की जाती रही है और शिक्षक भी पढ़ाते हों। हालाँकि बहुत सारे विद्यार्थी मेरे यहाँ फ़ोन इत्यादि करते भी हैं कि फलाना सर जो कि यूपी हायर एजुकेशन से सेलेक्ट होकर आए, उन्होंने मुझे गाइडेंस किया। तो बहुत सारे टीचर्स हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव दिमाग से पढ़ाते हैं। नहीं तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, जिनको सिलेबस तक पता नहीं है कि उनको क्या पढ़ाना है और सिलेबस से थोड़ा भी बहुत बाहर आप पूछ देंगे, तो क्रोध के अलावा उनके साथ आगे कोई हथियार नहीं। तो वहाँ पर रामचंद्र शुक्ल का निबंध वो क्रोध एकदम से प्रासंगिक हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसीलिए लगता है कि लोग कोचिंग की तरफ जाते हैं कि सिलेबस इत्यादि के हिसाब से पढ़ाई जाती है और अगर रोज़-रोज़ एक ही चीज़ पढ़ाई जा रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप उस पे कमांड कर लेंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं आपके सामने बातचीत कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारी परीक्षाएँ दी। अभी उन परीक्षाओं के बारे में आगे बात करूँगा जो अवसर के रूप में होंगी। कभी कोई कोचिंग नहीं किया। इसीलिए मैं कोचिंग के बहुत पक्ष में नहीं रहता हूँ और कोचिंग से मुझे बहुत निराशा भी हुई। खासतौर से सिविल सर्विसेज की कोचिंग्स में जो दिखावापन था वो काफ़ी निराश मुझे किया। हालाँकि शुरू से ही मैं एकेडमिक्स की तरफ जाना चाहता था, इसीलिए मैं जुड़ा भी हूँ, बहुत ज़्यादा वो चीज़ें नहीं हैं। लेकिन समय-समय पे जो अनुभव है मुझे याद आते हैं तो मैं लिख देता हूँ और सही चीज़ लिख देता हूँ। बहुत बच्चे नहीं पचा पाते हैं और कोचिंग्स वालों का क्या है, उनको तो लूटना है और गुलाम करना है, आपको कमज़ोर करना है। तो वो उनको लग सकता है कि ये ऐसे ही फालतू बातें कर रहा है। लेकिन ये बहुत दूरदर्शी ढंग की बातें हैं, आप बाद में इसको समझ पाएँगे। तो छात्र बहुत मेहनती हैं और जिस हिसाब से कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई होनी चाहिए, कुछ जगहों को छोड़कर उस तरीके से नहीं होती है। जो विद्यार्थी होते हैं, एडमिशन कहीं लिए रहते हैं और सीधे पहुँच जाते हैं प्रयागराज। और आप देखेंगे कि सफलों का इतिहास लिखा जाता है। जो लोग चयनित हो जाते हैं, उन्हीं का इतिहास लिखा जाता है कि फलाना ने यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ जॉइन किया, फलाना ने यहाँ पर ये कोर्स जॉइन किया था। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो जो भी पुरस्कार इत्यादि दिए जाते हैं, प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी कोचिंग वाला अपने घर से नहीं देता है, बल्कि जो असफल, चयनित नहीं है, उन्हीं के फीस से ये सभी पुरस्कार दिए जाते हैं। कार दी जा रही हो, स्कूटी दी जा रही हो, लैपटॉप दी जा रही हो और जो भी चीज़ें दी जा रही हो। जो काम सरकारों को करना चाहिए, वो काम कोचिंग वाले कर रहे हैं। तो क्या ये समाज सेवा है कि अपने लिए वो कर रहे हैं? उनको ये है कि ये करेंगे तो वो करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, जो इस कैटेगरी के हैं कि यही वाला चाहिए, यही वाला चाहिए, यही वाला चाहिए। उनको नौकरी नहीं, उसके पहले कार और स्कूटी चाहिए और फिर वो लेकर बिहार में घूमेंगे इधर-उधर और फिर उत्तर प्रदेश के रास्ते का इंतज़ार करेंगे। ये कड़वी बात मैं बोल रहा हूँ लेकिन बहुत ही सच्ची बात है, इस चीज़ को आप लोग इग्नोर नहीं कर पाएँगे। तो पुरस्कार कोई भी टीचर अपने घर से नहीं देता है, आप ही के पैसे से वो निकालता है और बाकी जहाँ से भी वो जिस कंपनी का दे रहा है, वहाँ से अनुबंध किया हुआ है। वहाँ पर वो एक तरीके से करार किया हुआ है कि मुझे इतना चाहिए और इतना में आप दीजिए, ठीक है? और इनकम टैक्स से बचने का भी ये उपाय हो सकता है। तो कहानी बहुत लंबी-चौड़ी है विद्यार्थियों, अगर मैं करने लगूँगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी इसलिए केवल जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को आप ध्यान में रखिए कि यूपी में ही कोचिंग चलाना क्यों आसान है। इसीलिए आसान हो सकता है क्योंकि यहाँ पर संख्या ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा है
अनियमितता है बहुत सारी चीज़ों में, परीक्षाओं को लेकर, पेपर लीक्स को लेकर, ये तो जग ज़ाहिर है चारों तरफ ही चल रहा है। और अ, ठीक संस्थानों में अच्छे से पढ़ाई का न होना भी ये कारण हो सकता है। और बाकी जो चीज़ें प्रचारित-प्रसारित की जा रही हैं, आपको आकर्षित कर रही हैं, वो मात्र दिखावा है। वो आपको मोटिवेशन की जगह पर फ्रस्ट्रेशन ही दे सकती हैं। ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ या फिर आपको सतर्क करने के लिए कह रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि यूपी में शिक्षक बनने के अवसर क्या-क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि शिक्षकों की भर्ती के लिए एक नए आयोग का गठन हुआ है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। अब यही सभी भर्तियों की अब का विज्ञापन निकालेगा, परीक्षा कराएगा और नौकरियां देगा। तो कितने तरीके के अवसर हो सकते हैं, उस पे एक नजर हम डालें। तो 1 से 5वीं तक के क्लास के आप प्राथमिक शिक्षक के तौर पर हो सकते हैं। अगर आपने डीएलएड इत्यादि किया है, तो इसको आप भर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर इस चैनल पे बातें होती हैं टीजीटी, पीजीटी, यूपी हायर और कभी-कभी अगर जूनियर इत्यादि का निकल गया, तो उसके ऊपर भी चर्चा हम कर लेते हैं। ठीक है ना? तो 1 से 5वीं तक का मेरा बहुत उधर ध्यान नहीं रहता है। आप लोग इसको समझते भी होंगे। आने वाले समय के बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा, हो सकता है कि उस पर भी ध्यान जाए। छठी से 8वीं तक के टीचर आप बन सकते हैं जिनको कि हम जूनियर शिक्षक कहते हैं। कई बार हमने देखा है कि प्राथमिक शिक्षक जिनके पास अनुभव ज़्यादा हो जाता है, तो उनका प्रमोशन भी हो जाता है और वो जूनियर शिक्षक हो जाते हैं। इसके बाद जो असली यहाँ पर लड़ाई है, जो जिसके लिए कोचिंग चल रही है, ठीक है? तो 9th-10th क्लास के लिए प्रवक्ता टीजीटी के लिए, 11th-12th क्लास प्रवक्ता पीजीटी, ये दोनों परीक्षाएँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं की संख्या ज़्यादातर कोचिंग्स की तरफ भाग रही है। ठीक है? टीजीटी का भी प्रमोशन करके हम पीजीटी में जा सकते हैं। वो सब क्राइटेरिया अगर आप फॉलो करते हैं, पूरी करते हैं तो आप जा सकते हैं। यूपी हायर के आधार पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, जो कि आयोग से निकलने वाले फॉर्म होते हैं और यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी भी कई जगहों पर परीक्षाएँ कराती हैं, जिसके बारे में हमने एक वीडियो में बताया था आप लोगों को, ठीक है? तो ये कुछ अवसर हैं, जो कि आपको शिक्षक बनने के लिए मौका देते हैं और कस्तूरबा गांधी को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, अलग-अलग जगह फॉर्म आता है, जा सकते हैं। लेकिन अगर हम परमानेंट शिक्षक भर्ती, सरकारी शिक्षक भर्ती की बात करें, तो यही सब अवसर के रूप में है। इसमें आप देखते हैं कि कुछ फॉर्म यूपी माध्यमिक बोर्ड से निकाले जाते हैं, कुछ फॉर्म जीआईसी के रूप में निकाले जाते हैं, कुछ फॉर्म समाज कल्याण विभाग की तरफ से निकाले जाते हैं, आश्रम पद्धति की तरफ से निकाले जाते हैं और अगर आप इंग्लिश भी पढ़े हुए हैं, तो पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के रूप में भी आपको मौका मिल सकता है। तो कुछ फॉर्म यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से निकाले जाते हैं और जिसके लिए एक और यहाँ पर आयोग बना हुआ है, अब हो सकता है कि इससे निकले। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ये कुछ मैंने क्षेत्र बताए हैं, जहाँ पर आप शिक्षक बन सकते हैं। सबकी एलिजिबिलिटी थोड़ी बहुत अलग-अलग ढंग की है और लेकिन आप देखेंगे जो आपके पढ़ाई करने का ढंग है, वो लगभग एक सा है। मैं कहूँ कि 95% सबके सिलेबस मिलते-जुलते हैं। कहीं पर जीएस का कुछ पार्ट जोड़ दिया गया, कहीं पर नहीं जोड़ा गया। तो यही सब है। तो अगर आप खुद से भी तैयारी करना चाहते हैं, आप कोचिंग में नहीं जा पाते हैं। कई बार ना कोचिंग हमें मनोवैज्ञानिक प्रेशर में भी ला देती है कि मैं कोचिंग नहीं कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैं पीछे हो जाऊँ। ठीक वैसे ही जैसे वर्तमान समय में एक लाइब्रेरी जॉइन करने का भी प्रचलन चल दिया है। मुझे याद आता है हम लोग अपने हॉस्टल या फिर लाइब्रेरी जो यूनिवर्सिटी की थी उसमें पढ़ते थे या फिर ये सब नहीं था तो हम घर में भी अच्छे से पढ़ाई कर लेते थे। लेकिन आजकल क्या है कि लाइब्रेरी एक फैशन के तौर पर भी हो गया है कि वहाँ जाएँगे सारी चीज़ें हैं। हालाँकि हो सकता है कि वो आपके जो भी दिनचर्या है उसको ठीक कर पाए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइब्रेरी ही आपको सफलता दिला पाएगी। आप जहाँ भी कम्फ़र्ट महसूस कर रहे हैं, वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। बस आपका ग्रुप थोड़ा-सा अच्छा होना चाहिए तो उसका भी आपको लाभ मिल जाता है। ठीक है? तो ये कुछ बातें थी, जो कि मुझे लगा कि अपने उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों से साझा करनी चाहिए और उनको बतानी चाहिए कि भाई जो चीज़ें हैं, सही हैं, उनको भी आप समझिए। आँख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास मत कीजिए और किसी की आलोचना भी मत कीजिए कि फलाँ सही है, ढिकाँ सही है। कोई शिक्षक किसी शिक्षक के बारे में गलत बोल ही नहीं सकता है। उसके तरीके को लेकर गलत बोला जा सकता है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक यूट्यूब पर भी हैं, कोचिंग्स में भी हैं, जिनको आप जानते तक नहीं हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनका प्रचार-प्रसार नहीं है, तो भी वह अच्छा कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर कुछ लोग दिखावा में अभी तक हमने किसी सिविल सर्विसेज की कोचिंग को नहीं देखा
कि कोई किसी को कार दे रहा है, कोई किसी को स्कूटी दे रहा है। हो सकता है वो उससे ज़्यादा पैसा उसको दे दिया हो टॉपर्स को अपने पक्ष में लेने के लिए, लेकिन अब चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो देखने से अगर आप मोटिवेट हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो मैं उसके साथ हूँ। मैं यही कहूँगा कि ये सब दिखावे वाली चीज़ें हैं, उन टॉपर से आपको सावधान रहना है। आज वो फलाँ स्टेट में टॉपर्स हैं, हो सकता है कि अगले दिन आपके स्टेट्स के लिए भी वो एक हानिकारक तत्व के रूप में आ जाएँ, क्योंकि यहाँ पे ही वो सीट खराब करेंगे, वहाँ भी सीट खराब करेंगे, क्योंकि उनके अंदर ये सेवा करने की भावना ही नहीं है। उनको है कि कितना पुरस्कार एक जगह हम हासिल कर लें। तो प्रिय विद्यार्थियों, बातें बहुत सारी हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, अच्छी भी लगी होंगी। आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। कुछ इसमें अगर कमी होगी, तो उसको भी आप लिखेंगे, क्योंकि मैं असहमति को भी जगह देता हूँ, स्पेस देता हूँ, क्योंकि सहमति है तो असहमति रहनी बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको पूरी करती है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।